ये टॉपिक आप लोगों के लिए यूनिट नंबर 5 में मिलेगा, ठीक है, रिसर्च का। और रिसर्च में मैं स्टेप बता रहा था, स्टेप का एक पॉइंट रह गया था सैम्पलिंग का, और निदर्शन इसी को बोला जाता है, और इसी को प्रतिदर्शन भी बोला जाता है, न्यायदर्श भी इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे, क्योंकि समाज कार्य में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो परिभाषाओं से, उसके विशेषताओं से, उसके प्रकार से, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पेपर जो फर्स्ट होता है यूजीसी का पार्ट ए, वहाँ पर भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो बेसिकली निदर्शन होता क्या है, पहले इसके बारे में जानिए। सैम्पलिंग कहते किसे हैं, सैम्पलिंग होता क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में, साधारण शब्दों में आप निदर्शन को कह सकते हैं कि सावधानी से चयनित, चयनित का मतलब होता है चयन करना, ठीक है ना, अपेक्षाकृत छोटा निदर्शन, छोटा निदर्शन जब त्रुटिपूर्ण बड़े निदर्शनों से अधिक विश्वसनीय हो जाता है तो उसे हम एक रूप देते हैं, वह कहलाता है निदर्शन। उदाहरण के रूप में अगर आप समझें ना, तो जैसे आप लोगों ने जानते हैं कि अगर मान लीजिए जब हम बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ पे चावल या गेहूँ की कोई बोरी, अगर मान लीजिए हमें चावल लेना है या गेहूँ लेना है या बोरी रखी है, तो हम ऐसा करते हैं कि सैम्पलिंग के लिए कुछ दाने उठाते हैं वहाँ से, ठीक है, चावल के या तो गेहूं के। तो इसी को हम जो बताते हैं, हम क्या बोलते हैं इसे अपने अपने से लैंग्वेज में, अपनी भाषा में नमूना बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं, ठीक है। हमने जो थोड़ा सा उठाया है दाने, उसी को चेक करते हैं तो हमें अनुमान लग जाता है, आइडिया लग जाता है कि ऐसा ही जैसा ऐसे चावल पूरे बोरी में होंगे, ठीक है। इस तरीके का जो हम आइडिया लगाते हैं या सोचते हैं इसके बारे में, तो वह एक प्रकार का निदर्शन का पार्ट माना जाता है, या प्रतिदर्शन का पार्ट माना जाता है, या सैम्पलिंग माना जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए परिभाषा गुड्डे एंड हार्ट के बारे में थोड़ा सा देखिए। ये लास्ट टाइम चल रहा है, 1 महीने और रह गए हैं आप लोगों का, आज 1 सितंबर है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को मैं पूरा डीप में नहीं बताऊंगा कि ये सारी क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सिर्फ आपको जो मेन चीज़ें हैं मैं उसी से रूबरू करवाऊंगा। तो देखिए गुड एंड हार्ट का परिभाषा क्या कहता है यहाँ पर, कि निदर्शन किसी विशाल समग्र का एक छोटा सा प्रतिनिधि है। जैसे मैंने कहा कि एक चावल की बोरी थी यहाँ पर से, और यहाँ से आपने कुछ दाने को निकाल लिया, तो यहाँ पर जो आपने एक छोटा सा प्रतिनिधि के रूप में चुना है, वह क्या कहलाया, आपका निदर्शन कहलाया। उसे हम क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं, या सैंपलिंग या प्रतिदर्शन कहते हैं हमसे। तो समझ गए होंगे आप लोग कि प्रतिदर्श किसे कहते हैं या सैंपलिंग किसे कहते हैं, हैं? एक न्यायदर्श जैसा ही नाम से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें हम संपूर्ण समूहों का एक न्यूनतम प्रतिनिधि की बात करूं, वही न्यूनतम प्रतिनिधि का मतलब बता रहा है कि छोटा प्रतिनिधि। उसी के बारे में अगर मैं इसकी परिभाषा को तोड़ूं कि निदर्शन किसी विशाल समग्र का एक छोटा प्रतिनिधि है, तो आप ये कह सकते हैं कि न्यायदर्श जैसा ही एक नाम स्पष्ट करने के रूप में संपूर्ण समूहों का एक न्यूनतम प्रतिनिधि के रूप में जिसको आप चुनाव किए हैं, वही आपका क्या कहलाया है, सैंपलिंग कहलाया है ना। तो यही बात आपको ध्यान रखना है, सैंपलिंग क्या कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जानते भी होंगे। देखिए इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, यूनिट्स होते हैं, जनसंख्या का समग्र। इसी समग्र को समिष्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये समिष्ट के नाम से भी जाना जाता है, और यह एक निदर्शन है, ठीक है, निदर्शन। तो इतनी जो बातें हैं, निदर्शन को अधिक विस्तृत रूप से या बड़े लेवल पर अगर आपको समझना है तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल्स किन चीज़ों पर बात करता है, चर क्या करता है, गुण और विशेषताओं को बताता है या अवस्थाओं के बारे में बताता है, जहां इसका अध्ययन किया जाए वह क्या कहलाता है, वेरिएबल्स कहलाते हैं, चर कहलाते हैं, है ना। तो चर क्या हो गए, तो चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर चर पता है, वेरिएबल्स पता है, तभी आप कर पाएंगे। अच्छा, वेरिएबल्स की बात मैं कर रहा हूँ तो भाई दो व्यक्तियों की, मान लीजिए दो चीज़ें जहाँ पर होंगी वहाँ दोनों के बीच में कंपेयर की बात हो रही है, तो एक प्रकार से ये वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो किसी भी शोध की प्रक्रिया में या किसी भी रिसर्च के दौरान में आप जब न्यायदर्श करते हैं तो वो बेसिकली क्या, किस लिए करते हैं, किसी चीज़ में विश्वसनीयता या वैधता बनाए रखने के लिए आप करते हैं न्यायदर्श, ठीक है। विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, वैधता बनाए रखने के लिए आप करते हैं, ठीक है। तो न्यायदर्श चुनने में जो विश्वसनीयता हो जाती है, या अधिक हो जाए या कम हो जाए, तो ऐसी प्रक्रियाओं पे हम न्यायदर्श का चुनाव करते हैं, ठीक है। इकाई क्या होता है, यूनिट क्या होता है, कि चर की मात्रा को
जिस प्रकार छोटे से छोटे, ये देखो छोटे से छोटे लिखा हुआ है, घटक में ज्ञात किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इकाई या यूनिट के रूप में बोलते हैं। यूनिट क्या होता है भाई, जैसे मैंने कहा आप लोगों से कि यहाँ पर आप लोगों ने 100 लोगों को ले लिया है, 100 लोगों को, मान लीजिए आपने किसी यूनिवर्सिटी में लगे हैं, वहाँ पे 100 स्टूडेंट हैं, तो अगर मान लीजिए उनकी कोई समस्या होगी तो आप पूरे स्टूडेंट पे थोड़ी ना करेंगे। अच्छा, ये कॉमन समस्या है, 100 समस्या भी कॉमन समस्याएं हैं जहाँ पर आप लोगों ने चूज़ किया है। तो इनमें से जो आपने क्या किया, कुछ लोगों को निकाला, हो सकता है आपने 10 लोगों को निकाला होगा, हो सकता है आपने 5 लोगों को निकाला होगा, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो इसी को बोला जाता है न्यायादर्श, प्रतिदर्श, समिष्ट, सॉरी इसे समिष्ट नहीं बोलेंगे, इसे बेस्ट बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, बेस्ट ही बोलेंगे। समिष्ट ये हो जाएगा जहाँ पर आपने 1000 या 100 में है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या बोल सकते हैं, इसको हम समग्र बोल सकते हैं, इसी को हम समिष्ट बोल सकते हैं, है ना। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। पॉपुलेशन के रूप में ये जो है रिप्रेजेंट होता है। और जब आपने 5 या 10 लोगों को निकाला है, इसी को आप यूनिट बोल सकते हो, इसी को आप प्रतिदर्श बोल सकते हो, इसी को आप व्यष्टि बोल सकते हो, इसी को आप इकाई, और मैं बात कर रहा हूँ यूनिट के बात में, यानी इकाई की बात कर रहा हूँ, आप इसी को इकाई कहते हैं, इसी को सैंपल कहते हैं, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखना, छोटे से छोटे, तो ये देखो आपने छोटा से छोटा निकाला है यहाँ पे सैंपल जी। कोई ज्वाइन हो, ओके ओके, ठीक है ठीक, ठीक है, ओके। मैं भाई स्क्रीन पर ही हूँ, शायद आप लोग देख भी रहे होंगे, चलिए ओके। मैंने ज्वाइन तो सभी को करता हूँ भाई, समय से नहीं आते हैं तो दिक्कत हो जाती है ना, यही। चलिए, तो यहाँ आप समझ गए होंगे, है ना, सभी लोग समझ गए होंगे। हाँ नितिन जी, समझ में आया, बताइए जरा। पंकज जी, आपको समझ में आया ये मेरी बात कि भाई इकाई क्या होती है, बताइए जरा। आपने गए किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने के लिए, तो आपके पास 100 लोग थे, वो समिष्ट थे। अब प्रश्न बनाया जाता है यहाँ से, प्रश्न यहाँ से बनाए जाते हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और यूजीसी में लास्ट टाइम में यहाँ से प्रश्न बनाए गए थे, ठीक है भाई, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो जब आप 100 में से कुछ लोगों को निकालते हैं, ये यूनिट के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, ये यूनिट के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं जनसंख्या। अच्छा, जनसंख्या क्या हो गया भाई, जो ये मैंने बताया था आपको कि ये 100 लोग हैं या मान लीजिए 1000 लोग हैं, तो ये क्या है, समग्र हैं। और इन्हीं समग्र को ही आपको इंग्लिश कहीं मिल सकता है समिष्ट भी। तो समिष्ट, समग्र, बात दोनों एक है, पॉपुलेशन, जनसंख्या, बात दोनों एक है, ये सभी चीज़ें जो हैं सिमिलर हैं, ठीक है, यहाँ पे मेंशन की गई है। अभी मैं देखिए कोई ज्वाइन हो रहा है, मैं उनको ज्वाइन कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, है ना। इतनी बात बताइए जरा, समझ में आ गई? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए जरा मुझसे। बोलिए, कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लीजिए। अरे भाई, वेरिएबल्स तो वो होते हैं, देखो वेरिएबल्स दो होते हैं, मैंने आप लोगों को एक बार पहले भी बता चुका था कि वेरिएबल्स दो ही होते, एक बेसिकली दो ही एग्जाम से में पूछे जाते हैं, एक आश्रित एक निराश्रित, है ना। वेरिएबल्स दो ही टाइप के बेसिकली जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वेरिएबल्स देखो ऊपर लिखा हुआ है, कहाँ पे, यहाँ था कि गुण और विशेषता और अवस्था के बारे में जब अध्ययन की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं, उसको हम चर कहते हैं। तो चर किसी भी व्यवस्थित और वैज्ञानिक अनुसंधान के सिद्धांतों की स्थापना करता है, ठीक है। जैसे प्रश्न यहाँ से कैसे बनता है, प्रश्न ये बनता है कि भाई बताइए स्वतंत्र चर किसे कहते हैं, ठीक है, आश्रित चर किसे कहते हैं। तो स्वतंत्र चर वो चर होता है जिसमें प्रयोगकर्ता, जो अनुसंधान करता होता है, उसका नियंत्रण होता है उस पर। तो जिसमें वह जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर दे, तो वो स्वतंत्र चर होता है। स्वतंत्र चर को उद्दीपक चर भी कहा जाता है, स्टिमुलस चर भी बोला जाता है इसको। और एक आश्रित चर होता है। अब प्रश्न यही दो से पूछे जाते हैं, आश्रित चर क्या होता है भाई, टीचर। अच्छा बताइए जरा, स्वतंत्र चर है कि आश्रित चर है, बताइए जरा आप मुझे, टीचर। ओके ओके, हाँ हाँ, आश्रित का मतलब, हाँ हाँ। तो देखिए यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस वेरिएबल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये एक निराश्रित चर होता है, ये स्वतंत्र चर होता है, ठीक है, ये स्वतंत्र चर होता है। और स्वतंत्र चर क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। और ये करता है किसको, कोई ना कोई स्टूडेंट होगा उसको नियंत्रित करता होगा। तो ये जो नियंत्रित करता है वो स्टूडेंट कौन है,
वो है आपका स्टूडेंट, यहाँ पर वो बन जाएगा आपका आश्रित चर, वो बन जाएगा आश्रित चर। तो आश्रित चर वो चर होता है जहाँ पर आप अध्ययन और मापन कर सकते हो, ठीक है। और आप ध्यान रखना कि स्वतंत्र चर और निराश्रित चर वो किसी पर आश्रित नहीं है ये टीचर, ठीक है। तो ये टीचर स्वतंत्र चर हो जाता है। अगर आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो वह स्वतंत्र चर कहलाएगा, ठीक है। जब किसी अध्यापक के बारे में, या आप आइडिया लगा सकते हो, अध्यापक छोड़ दीजिए, माता पिता के बारे में सोच लीजिए। तो बताइए जरा, माता पिता और बच्चे हैं, तो माता पिता कौन सा चर होगा बताइए मुझे। माता पिता, हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा, है ना। तो वेरिएबल्स में हमेशा ध्यान रखने वाली बात यही थी कि इसमें व्यक्ति की वस्तु, घटना और विचार के प्रति सामान्यीकृत धारणाओं पर विचार करने की बात करता है, उसके गुण की बात करता है, उसकी विशेषताओं की बात करता है, उसकी अवस्थाओं के बारे में बात करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करता है वेरिएबल्स, है ना। तो वेरिएबल्स हालांकि कई टाइप के होते हैं, मैंने आप लोगों को पहले एक क्लास हो चुकी है, उसको आप देख लेना, है ना। नहीं, वहाँ फिर आपको समझ में आ जाएगा, वेरिएबल्स के बारे में मैंने पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो वेरिएबल्स एक चीज़ ध्यान रखना, इकाई आपको ध्यान रखना है, और जनसंख्या आपको समझ में आ गया। और निदर्शन, आप देखो, निदर्शन समूचे इकाई का समूह में चुनी गई कुछ ऐसी इकाई होती है जो समूचे इकाई समूह का प्रतिनिधित्व करता है। और यही निदर्शन आपका क्या कहलाता है, सैंपल, जिसको आपने नाम दिया है, एक किसका नाम दिया है, न्यादर्श का या व्यष्टि का जो नाम दिया है वो निदर्शन का रूप दिया। अभी ये कितने टाइप के होते हैं वही आपको पढ़ना है, टाइप यहाँ पे ध्यान रखना है बस। तो ये इतनी बात अगर आप जानते हैं तो समझो आप आसानी से रिसर्च में सैंपलिंग कर सकते हैं। ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी होगी। तो एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से निदर्शन में कौन सी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए या किन चीज़ों के बारे में नहीं बात करता है। तो ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, चर मिल सकता है, इकाई मिल सकता है, जनसंख्या मिल सकता है, निदर्शन मिल सकता है, और उसके बाद आपको कोई भी एक ऑप्शन दे देगा प्रयोगात्मक चर कह दे, या आपको कुछ ऐसे साहित्य समीक्षा की बात कर दे, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन, या संख्याओं का आकलन, या आपसे बात कहूँ कि डेटा का एक प्रकार से कलेक्शन करने के लिए कर दे दे ऑप्शन में, तो ये भी नहीं होगा, आपका कलेक्शन भी नहीं होगा, है ना। चर में इसके कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। लेकिन सॉरी, निदर्शन में इसकी कोई भूमिका नहीं है। तो निदर्शन में वेरिएबल्स को ध्यान रखिए, यूनिट को ध्यान में रखिए, समिष्ट को ध्यान में रखिए, और आपको बेस्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है, और सैंपल को ध्यान में रखना। तो इतनी बात अगर समझ में आता है तभी आप कर पाएंगे निदर्शन, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। और ये किया जाता है रिसर्च में, ये काम किया जाता है रिसर्च में, ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखना है, रिसर्च में किया जाता है ये, ठीक है, शोध में। तो सैंपल के बारे में आपको ये 3-4 बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है, अभी काम आएगा आप लोगों से। अब देखो निदर्शन का आधार क्या होता है। आधार का मतलब जानते हैं आप लोग, आधार का मतलब क्या होता है बताइए जरा भाई कोई। आधार का मतलब बेस होता है, आधार का मतलब बेस। तो निदर्शन का बेस क्या है, मतलब अगर सैंपलिंग करना है तो उसमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना चाहिए, उसके बेस के बारे में। देखिए, जब भी कोई शोधकर्ता अनुसंधान करता है तो ऐसे दौरान पर जब उसमें प्रश्न के उत्तर जानना चाहता है, मान लीजिए कोई शोधकर्ता, आप रिसर्चर हो, तो रिसर्चर क्या कर रहा है कि किसी शोध के बारे में प्रश्नों का उत्तर जानना चाह रहा है। तो जरा मुझे बताइए वो कैसे जानेगा, सैंपल के माध्यम से जानना चाहेगा, कि वह एक अभिगम्य जनसंख्या के रूप में जानना चाहेगा, एसिसिएबल इसको बोलते हैं, एक लक्षित समय के रूप में जाना जाएगा, कि विश्व के रूप में, एक लक्ष्य जनसंख्या के रूप में जानता है। प्रश्नों का उत्तर जो जानने का कोशिश करेगा वो लक्षित समूह के रूप में या लक्षित जनसंख्या के रूप में जानना चाहेगा। यही उसका क्या होगा, ये सैंपल में या रिसर्च में शोधकर्ता का एक अहम भूमिका होती है। शोधकर्ता की एक अहम भूमिका होती है अनुसंधान में प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए, लक्षित जनसंख्या। और लक्ष्य जनसंख्या क्या थी, 100 था। तो ये चीज़ों देखकर बनाया गया था निदर्शन के आधार को। तो जरा बताइए उसमें समाज की सहभागिता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जाहिर सी बात है भाई होनी चाहिए। उसमें समाज की सहभागिता कहने का मतलब ये हुआ कि पार्टिसिपेशन। अच्छा, लोगों की सहभागिता के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ से सोच सकते हैं लोगों की सहभागिता जो पिंकस और मिनहम ने दिया था, ठीक है, पिंकस और मिनहम ने जो दिया था लोगों की सहभागिता की अवधारणा, वो चीज़ आप यहाँ पे सोच सकते हैं और वो सही है, फिट बैठता है यहाँ पर कि निदर्शन का एक आधार माना जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर लोगों की सहभागिता, आप ये ध्यान रखिए कि लोगों की सहभागिता होना अत्यंत आवश्यक है। और सेकंड थिंग, दूसरी जो बात होगी, आपको आधार में या बेस में आपको निदर्शन को समझना है। तो प्रतिनिधित्व पूर्ण चुनाव की संभावना, ये लिखा हुआ है, प्रतिनिधित्व पूर्ण चुनाव की संभावना। अच्छा, ये क्या होती है संभावना, कोई बता सकता है मुझे? बताइए जरा। जहाँ पर आपने इकाइयों का चयन किया है, जैसे मैंने कहा कि अगर यहाँ पे मान लीजिए 100 लोग थे, इन 100 में से जो आपने 5 या 6 या 10 लोगों का आपने जो चुनाव करा है, उसी को बोला था प्रतिनिधित्व पूर्ण चुनाव की संभावना किया है आपने। ठीक है, तो इकाइयों का चयन करना ये इम्पोर्टेंट है, ये आधार है उसका बेस है ये। ठीक है, निदर्शन का बेस है ये। और पर्याप्त परिशुद्धता होनी चाहिए। परिशुद्धता का मतलब आपके पास कोई त्रुटि वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें शुद्धता होनी चाहिए, 100% परिशुद्धता होनी चाहिए। ठीक है, अध्ययन के दौरान यदि अध्ययन के दौरान आपने कोई सैंपल या कोई एरर कर दिया, या हाइपोथेसिस, अभी मैंने लास्ट वाली क्लास में उसके बारे में बताया था, अल्फा बीटा के बारे में भी बताया था आप लोगों से, कौन कौन से एरर्स होते हैं, कार्यकारी समिति लेकर, कार्यकारी परिकल्पना को लेकर बताया था आप लोगों का, शून्य परिकल्पना को लेकर बताया था, है ना। 0.05 का करके था, 0.01 करके था स्तर पे लेकर। तो अगर वहां पर एरर्स होगा तो वो परिशुद्ध नहीं होगा, फिर वो शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो शुद्धता भी होनी चाहिए, यानी विश्वसनीयता, वैधता भी होनी चाहिए यहाँ पर। तो ये एक आधार है। और विशेषता की बात करूँ तो पर्याप्त आकार होना चाहिए और पर्याप्त प्रतिनिधित्व होने चाहिए। ठीक है, शोधकर्ता में। और अनुमति, देखिए यहाँ पर अनुमति रहित, अनुमति रहित का मतलब क्या होता है भाई, जरा मुझे बताइए। ओके, अभिनति रहित पूछा है यहाँ पे, अभिनति रहित पूछा है ना, ये पूछा है आपसे। अब देखो ये जो है, आप पहले पढ़ लीजिए इसको, एक लाइन को, अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा ये क्या होता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक श्रेष्ठ निदर्शन के पक्षपात और मिथ्या सुझाव के स्वतंत्र होना, अन्यथा या प्रतिनिधित्व पूर्ण होने का दावा नहीं करता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में भेदभाव रहित होना चाहिए, है ना। आप समझ गए होंगे अब, आप है कि नहीं। निष्पक्ष होना चाहिए, और ये बेसिकली निदर्शन में होता ही नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, वो जो नॉन प्रोबेबिलिटी का सैंपलिंग होता है उसको यूज कर देते हैं। जो नॉन प्रोबेबिलिटी वाला यूज करते हैं वो इसी पर आधारित है ना, वो इसी पर आधारित है नॉन प्रोबेबिलिटी, और हम ही यूज करना है प्रोबेबिलिटी, याद रखना आप लोग, ये विशेषता है। तो कभी कभी हम इसको यूज कर देते हैं, ये भी यूज में लाई जाती, ये रीजन है कि ये हो जाता है वहाँ पे अभिनति रहित। तो अभिनति रहित जो है वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। स्वतंत्रता भी होता है, ये एक प्रकार की विशेषता है, स्वतंत्रता को भी प्राप्त करता है या उस चीज़ों को बताता है। साधनों के अनुरूप काम करता है, अनुभवों पर आधारित होता है, ज्ञान और तर्क पर आधारित होता है। ठीक है, ये निदर्शन की कुछ विशेषताएं थी। गुण के बारे में बात करें तो मिथ्याव्यापी विधि के रूप में देखा जाता है, ये इसके क्वालिटीज़ हैं, इसके गुण हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं परिणाम की शुद्धता के बारे में बात करता है, समग्र की प्रतिनिधित्व के बारे में बात करता है। देखिए ये सिंपल सिंपल शब्द हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, मिसलेनियस की बात किया जाए तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो मिल जाती है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे शब्द मिल जाते हैं, मिथ्याव्यापी विधि जो लागू हो जाती है वो निदर्शन में ही लागू हो जाती है। परिणाम की परिशुद्धता की बात करूं तो भी यहाँ पर परिणामों की शुद्धता को लेकर भी यहाँ पर इकाइयों की संख्या को जो है सीमित कर दिया जाता है, तो परिणाम जो है शुद्ध हो जाता है, तो वह व्यापक लेवल पर चला जाता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ आपसे, तो न्यायाधीश चुनने की विश्वसनीयता कम हो जाती है ऐसे में, तो यहाँ ठीक है, तो क्योंकि विश्वसनीयता घट जाती है। और घटती कब है, जब आपकी मजबूरी बन जाती है निदर्शन लगाना, सैंपलिंग करना, ये आपकी मजबूरी बन जाती है, तब ऐसी कंडीशन पर ये चीज़ें देखने को हमें मिल जाती है। ठीक है, और समग्र के बारे में जानते हैं कि आप पूरा टोटल लेना पड़ेगा आपको। निष्पक्षता के बारे में आप देखिए, यहाँ पे निष्पक्ष दाता लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर हो रहा है कि भाई पक्षपात और मिथ्या सुझाव से स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है भाई, इससे क्या है, स्वतंत्र होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इनसे इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। ठीक है, निष्पक्षता नहीं होनी चाहिए। व्यवहारिक अनुभव, ये सारे क्वालिटीज़ है, जो गुण हैं इसके, व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित होता है ये। और व्यवहारिक अनुभव का मतलब क्या होता है भाई, जो व्यवसाय, अच्छा आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता हो तो जाहिर सी बात है कि व्यवसायिक कार्यकर्ता हो, तो व्यवसायिक कार्यकर्ता हमेशा व्यवहारिक ज्ञानों पर आधारित होता है।
और वो वैज्ञानिक तरीके से करता है, सुव्यवस्थित ढंग से करता है, ज्ञान पर आधारित होता है, प्रविधियों पर आधारित होता है, निपुणताओं पर आधारित होता है। यही कारण है कि व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित भी होना चाहिए। तो ये तो सिंपल था, आप इसे समझ गए होंगे। ज्ञान और तर्क पर आधारित होता है, यानी रीजनिंग या तर्क वितर्क, वाद विवाद पर भी आधारित है, ज्ञान पर भी आधारित है। तो ये सैंपलिंग है। तो ये गुण हैं, देखो पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए भाई गुण कौन कौन से, क्वालिटीज़ के नाम बताइए। तो ये भी आप लोगों से क्वालिटीज़ जो हैं पूछी जा सकते हैं निदर्शन की, क्वालिटीज़ कौन कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी क्वालिटी नहीं पाई जाती, कौन सी क्वालिटी पाई जाती है। ऐसे आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्वालिटी को लेकर निदर्शन से। चलिए एक बार जरा मुझे बताइए, इतनी बात समझ में आई भाई? बोलिए। चलिए अगर इतनी बात समझ में आ गई है आप लोगों को तो फिर तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं स्वतंत्रता। अच्छा स्वतंत्रता तो है ही, गहन अध्ययन भी होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें, ये सभी के सभी जो मैंने अभी आपको 8 गुण बताए हैं, और तथ्यों का परीक्षा करना, तथ्यों पर पुनर्जांच करना या परीक्षण करना, आकलन करना, अध्ययन करना, आवश्यकता पड़ने पर तथ्यों को निकालना, तो यह क्या कहलाता है आपको? तथ्यों का पुनर्परीक्षा कहलाता है, तथ्यों का पुनर्परीक्षण कहलाता है। तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो कि यूजीसी में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। बताइए जरा एक बार, इतनी बात समझ में आई? म्यूट हो जाइए, देखिए किसी के यहाँ से बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है आपके यहाँ से, ठीक है ना, ठीक है। चलिए एक बार मुझे बताइए जरा आप लोग, कोई डाउट या कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे निदर्शन को लेकर, सैंपलिंग को लेकर? मैं आपको दोबारा से एक बार देखो, हाँ एक बार दोबारा से मैं रिकॉल करा देता हूँ, आप ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए बस। देखिए मैंने एक बात आप लोगों से बताया था कि निदर्शन कहते किसे हैं, और निदर्शन मैंने गुड डे एंड हॉट के अकॉर्डिंग बताया था, सिंपल लैंग्वेज में साधारण परिभाषा में बताया था कि एक न्यायाधीश जैसा अगर मैं बात करूं तो संपूर्ण समूह का एक न्यूनतम प्रतिनिधि की जब कभी बात की जाए वह क्या कहलाएगा? आपका निदर्शन कहलाएगा, सिंपल लैंग्वेज में। अब जब कभी भी आपसे निदर्शन वगैरह के बारे में बात करें तो ऐसे आप बोल देना कि निदर्शन होता क्या है? निदर्शन किसी विशाल समग्र का एक छोटा प्रतिनिधि है, वह आपका क्लियर हो गया, छोटा प्रतिनिधि है, सिंपल, बस हो गई परिभाषा आपकी। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि कुछ निदर्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे क्या क्या बातें जो होती है निदर्शन में देखने को मिलती है। एक आपको मैंने बताया चर, वेरिएबल्स होता है, और वेरिएबल्स हमेशा गुण और विशेषताओं की बात करता है, उसी का अध्ययन करता है, तो ये वेरिएबल्स हो जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया था जनसंख्या का समग्र, और आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि 100 में से अगर आप जो यहाँ पर पॉपुलेशन है इसी को हम समग्र बोलते हैं या जनसंख्या बोलते हैं या समिष्ट बोलते हैं, ये चीज़ आपको बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि एक निदर्श होता है, निदर्श जो आप कहते हैं व्यष्टि, जिसको आप कहते हैं इकाई, जिसको आप कहते हैं यूनिट, एक वो हो जाता है। तो ये 4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा इन चीज़ों को लेकर जब आपको सैंपलिंग करनी पड़ेगी, अन्यथा नहीं तो आपका सैंपलिंग गलत हो जाएगा। ये 4 बातें। उसके बाद मैंने कहा कि निदर्शन के आधार होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे आपको मैंने बताया था कि समाज की सहभागिता होनी चाहिए, और समाज की सहभागिता अगर नहीं याद है तो लोगों की सहभागिता पिंकस और मिनहम ने बोला था, ये बात मैंने आप लोगों से कई बार बोल चुका हूँ और याद भी हो चुकी होगी। ये प्रश्न भी बन चुका है यहाँ से कि लोगों की सहभागिता की अवधारणा किस विद्वान ने दिया है, तो वो पिंकस और मिनहम ने दिया है, तो ये बात तो आपको पता ही होना चाहिए, तो वो चीज़ें इन्वॉल्व है वहाँ पर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो प्रतिदर्श का चुनाव को लेकर संभावना की बात जो करती है, तो ये आपको प्रतिदर्श पूर्ण के लेकर चुनाव की संभावना जो बनी रहती है वो एक आधार है, एक बेस है, ये दूसरी बात आपको याद रखनी है। अगर मैं थर्ड की बात करूं आप लोगों से तो एक और बात मैंने बताया था, पर्याप्त परिशुद्धता होती है। अच्छा, पर्याप्त परिशुद्धता का मतलब क्या होता है भाई? परिशुद्धता का मतलब ये होता है कि उसमें वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। अच्छा, विश्वसनीयता हालांकि घट जाती है, रीजंस ये होती हैं कि जब हम सैंपलिंग लगाते हैं, और रीज़न क्यों है भाई? क्योंकि वहाँ पे पक्षपात है, ऑलरेडी मेंशन किया गया है पक्षपात, तो वो घट जाती है। कारण ये बस आपको पता होना चाहिए, पर्याप्त परिशुद्धता होनी चाहिए वो, ठीक है, पर्याप्त परिशुद्धता उसमें होनी चाहिए। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। तो ये 3 चीज़ें मैंने उसके आधार बताए थे, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। क्या क्या? लोगों की सहभागिता या समाज की सहभागिता या प्रतिनिधि का चुनाव या उसका पर्याप्त परिशुद्धता, ये 3 बातें आपका निदर्शन यहाँ पर क्लियर हुआ, आधार, और ये क्लियर हुआ आपका 4 बातें जो इम्पोर्टेंट थे निदर्शन में।
मैंने फिर बताया था इसकी विशेषता, ये क्यों अपने आप में विशेष है, क्यों विशेषता है, क्यों की विशेषता है भाई? रीज़न ये है कि कहता है कि पर्याप्त आकार होते हैं उसमें। पर्याप्त आकार का मतलब 100 लोग ही होंगे, मतलब उसने चुन लिया है 100 लोगों को, हो सकता है उसने 1000 लोगों को चुन लिया है, तो इसलिए पर्याप्त आकार होता है। तो पर्याप्त आकार का होना भी ज़रूरी है। पर्याप्त प्रतिनिधि होते हैं, तो इसलिए पर्याप्त प्रतिनिधि भी होते हैं, तो ये विशेषता उसके बारे में बताया जा रहा है। और जो अभिनति रहित के बारे में बात मैंने कहा था, तो वो एक प्रकार से भेदभाव रहित की बात कर रहा था वो, तो भेदभाव नहीं होना चाहिए हालांकि ऐसा, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग होता है उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में, आ रहा है आने वाले टाइम में, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये भी एक प्रकार की क्या है, विशेषता है उसकी, ठीक है। और मैंने बताया था स्वतंत्रता होनी चाहिए, साधनों का अनुरूप होने चाहिए, अनुभव पर आधारित होना चाहिए, ज्ञान और तर्क पर आधारित होना चाहिए, मिथ्याव्यापी विधियों होनी चाहिए, और परिणामों की शुद्धता होनी चाहिए, समग्र की प्रतिनिधि होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, एक्सेट्रा, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। ये सभी चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बता चुका हूँ, ये सभी के सभी क्या हैं, इसके गुण हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं, जो कि एग्ज़ाम में प्रश्न बनाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं पाया जाएगा निदर्शन का, ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं एग्ज़ाम में, है ना। चलिए आगे बात कर लेता हूँ। अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया है तो फिर पूछ सकते हो आप लोग। चलिए फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, बात को समझते रहिए आगे। साथ साथ अगर नोट भी कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं नोट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, PDF अभी दे रहा हूँ, उसको देखना आप लोग। एक बार सोने से पहले ज़रूर देख लेना कि भाई इसके गुण क्या हैं, इसकी विशेषताएँ क्या है, क्यों ये इसकी विशेषताएँ बताई गई है, ठीक है। निदर्शन की अपने आप में विशेष है ये, और क्यों है ये अभी जान जाएंगे आप लोग। देखिए इसमें कुछ दोष पाए जाते हैं, दोष पाने का कारण क्या क्या हो सकता है। पक्षपात अधिक होता है, अब आपको पता हो चुका है भाई, नॉन प्रोबेबिलिटी वाले जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता है, उन जानते होंगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी में ये सारी की सारी जो चीज़ें पाई जाती हैं उसी में पाई जाती हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में ही पाई जाती है। अच्छा, नॉन प्रोबेबिलिटी होती क्या है भाई? जब हम किसी रैंडम या किसी यादृच्छिक का प्रयोग ना करके अपने मनमर्जी से न्यायादर्श को चुनते, वो होता है। और अपने मन मर्जी से कोई काम करोगे तो बताइए जरा, वहाँ पे भेदभाव हो सकता है कि नहीं हो सकता, पक्षपात हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए नितिन जी ने अपने यूपी के रहने वाले भाई, अब इनके लगा कि भाई ये यूनिवर्सिटी जो है बिजनौर की, ये मेरे घर के पास है, तो लाओ मैं इसी में करता हूँ रिसर्च, तो हो सकता है इन्होंने भेदभाव यहाँ पर हो सकता है। तो रिसर्च करने के लिए इन्होंने, अब हो सकता है उनकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो समझ सके वो लोग, और आसानी से सारे डेटा मिल जाए। तो यहाँ पर हो सकता है ये भी कि वो उनके खास व्यक्ति हो, उस पर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो कारण यही यहाँ पर है कि पक्षपात बने रहने का जो रीजंस होता है वो निदर्शन के दोष में यहाँ पर बताया जाता है कि पक्षपात अधिक संभावनाएं बनी हो सकती है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 की बात करूँ तो निदर्शन चुनाव में कठिनाई होती है। बिल्कुल कठिनाई होती है भाई, बताइए कठिनाई होती है कि नहीं होती है? भाई मैं कौन सी विधि लगाऊं, टॉस लगाऊं कि लॉटरी लगाऊं कि टिकट लगाऊं कि फिश बॉल ड्रा लगाऊं कि वर्णमाला पासा लगाऊं कि ग्रिड लगाऊं कि प्रणाली, कौन सी विधि लगाऊं? तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ऐसे में। तो निदर्शन चुनाव करते समय यहाँ पर कठिनाइयाँ भी होती है, तो ये दोष है एक प्रकार का, क्योंकि बहुत सारी जगह पर ऐसे हमें देखने को मिल जाता है कठिनाइयाँ, तो कठिनाइयाँ भी यहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये एक प्रकार का दोष है। अगर देखिए यहाँ पर विशेष ज्ञान, यहाँ पर विशेष लिखा हुआ है, विशेष ये वाला सा होगा, मूर्धा वाला सा, ठीक है। विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब विशेष ज्ञान का कहने का मतलब ये हुआ कि आप कोई अलग से जाके नहीं पढ़ के आएंगे, ठीक है। विशेष ज्ञान का मतलब ये होता है कि जब भी कभी आप प्रतिनिधि पूर्ण निदर्शन के चयन हेतु जब चुनाव या उसके सूचना संकलन करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर पर्याप्त ज्ञान आपके पास होना चाहिए, पर्याप्त प्रशिक्षण होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, इत्यादि चीज़ों के पास अगर आपके पास है तो आप इजीली कर पाएंगे। तो विशेष ज्ञान की आवश्यकता होना अत्यंत आवश्यक है। तो विशेष ज्ञान होना की आवश्यकता एक यहाँ पर देखा गया है दोष के रूप में, एक दोष के रूप में। रीजंस क्या है भाई बताइए? रीजंस ये है कि एक लिमिटेड में है, एक लिमिट है, वो कारण ये है कि एक लिमिट में है, एक लिमिट कहने मतलब एक दायरे में है, और वो दायरा जो रिप्रेजेंट कर देता है वो विशेष ज्ञान की बात कर देता है। अगर मैं बात करूँ सामान्यतः ज्ञान की, तो जैसे मैं कहूँ कि अगर मान लीजिए मैं सोशल वर्कर हूँ, तो मेरे पास जो है मैथ की भी जानकारी होनी चाहिए, तब तो फिर तो ठीक है भाई। अगर मैं टेग्नामेंट्री वगैरह सब बेटर जानता हूँ फिर तो सही है, और टेग्नामेंट्री नहीं जानता हूँ तो फिर तो न्यायादर्श में यहाँ पर विशेष ही ज्ञान हुआ ना कि मैंने सिर्फ सोशल वर्क के बारे में ही पढ़ा है,
और वहाँ पे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे डेटा को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर तो मुझे दिक्कत हो जाएगी अगर मैथ नहीं आती है तो विशेष ज्ञान की केवल बात करता है ये। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, एरर्स के रूप में देखा जाता है, ये दोष के रूप में आ जाता है। फिर निदर्शन की संभावनाएं, देखो असंभावनाएं, सॉरी संभावना नहीं, असंभावनाएं दी गई है। अब संभावनाएं का क्या मतलब होता है कि जहां यादृच्छिक विधि का प्रयोग किया जाए, जहां रैंडम चीज़ों का प्रयोग में किया जाए, तो वह एक प्रकार का वो प्रोबेबिलिटी के रूप में हो जाता है। अब जब कभी आप अपने मन मर्जी से कोई काम करोगे तो वहां पर निदर्शन असभ्यता के रूप में जाना जाता है या असंभावता के रूप में जाना जाता है, नॉन प्रोबेबिलिटी के रूप में जाना जाता है, वही कहलाता है आपका दोष। तो ये आपका दोष हो जाएगा एक प्रकार का, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई, अभी जिन लोगों ने शायद रिसर्च के बारे में नहीं पढ़ा होगा, शायद उनके लिए ये टफ लग रहा होगा कि ये चल क्या रहा है ना, सैम्पलिंग वगैरह। बशर्ते आपको मैं बताऊँ, ये सैम्पलिंग ही समझिए। जिन लोगों ने रिसर्च के बारे में नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा है, तो रिसर्च में एक पार्ट है सैम्पलिंग का, ठीक है। सैम्पलिंग का मतलब होता है, आपको अच्छे तरीके से पता हो चुका है, मैंने बता भी चुका हूँ कि गुड डे एंड हार्ट ने किस तरीके से बताया था, कि उसी को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सैम्पलिंग क्या होता है, ठीक है। बाकी मैं जो चीज़ें हैं अभी मैं वीडियोस दे दूंगा उसका फर्स्ट पार्ट का, तो वो आप देख लेना, ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और नहीं मिलेगी तो फिर मैं आगे कोई क्वेश्चन मिलेगा, प्रश्न मिलेगा, तो वहाँ पर मैं समझा दूंगा कि रिसर्च होता क्या है, ठीक है। यहाँ आपको सैम्पलिंग के बारे में सिर्फ समझना है, सैम्पलिंग समझिए। क्या बोल रहे हैं आप? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या मेरी? आवाज़ मेरी क्लियर है? नहीं क्लियर है तो समझिए। अच्छा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको बस मैं आपसे यही कह रहा हूँ, हाँ, यहाँ से मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग मेरी बात को सिर्फ इतना समझिए कि निदर्शन एक प्रकार का पाठ है समाज कार्य शोध में। और यह जब शोध करते हैं तो जब कोई ढेर सारा जनसंख्या है, विशाल समग्र जनसंख्या, उनमें से किसी एक लोगों को या कम लोगों को जब चुनाव करते हैं, छोटे लोगों का, तो वह प्रतिनिधि के रूप में आता है, तो उन्हीं लोगों पे हम रिसर्च करते हैं। भाई सब पर तो रिसर्च नहीं कर सकते आप ना, बताइए जरा, किसी पर रिसर्च भाई सब पर थोड़ी ना हो पाएगा, कुछ ही लोगों पर हो पाएगा रिसर्च, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, रिसर्च कभी भी ज़्यादा लोगों पर नहीं की जाती है, कम लोगों पर लीजिए। अब आप जान रहे हैं कि भाई 100 लोगों की समस्या है, तो इनमें 100 लोगों के पर करोगे आप, 100 लोगों के घर जाओगे डेटा लेने, 100 लोगों की समस्या के बारे में सुनोगे एक एक करके, फिर तो ये तो पूरा जीवन भर यही करते रह जाओगे आप। तो ध्यान रखना, ये 100 लोगों पर नहीं होता है, ये इनमें से कुछ लोगों को निकाला जाता है, जिसे हम सैंपल कहते हैं, जिसे हम इकाई कहते हैं। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों से, 4-5 लोगों को निकाल कर किस तरीके से काम करोगे, इसकी क्या क्या गुण हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या आधार है, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, यही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर समझना है अच्छे से, ठीक है। दोष क्या आ रहे हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोष क्या क्या आ रहे हैं आप यहाँ पर सीन कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक आप लोगों ने देख लिया, पक्षपात को अधिक संभावनाएं बनी रहती, एक दूसरा आपने देखा निदर्शन चुनाव में कठिनाई होती है, तीसरा आपने देखा विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, और एक चौथी पॉइंट नंबर आप देख लीजिए, ये भी आप लोगों ने देख लिया, असंभाव्यता मतलब होता है एक प्रकार का नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। गैर संभावित कह सकते हो आप इसे, गैर संभावित भी इसका एक दूसरा नाम है, आप बोल सकते हो इसे। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ नंबर 5 की, तो निदर्शन को कायम रखने में कठिनाई, दिक्कत होती है यहाँ पर भाई। कायम रखने में कठिनाई होने का मतलब ये हुआ एक प्रकार से जो चयनित लक्ष्य होता है, जो निदर्शन जो यूनिट बनाया होता है, उसमें बड़ी दिक्कत आ जाती है। अध्ययन उस समय जब हम करते हैं उसमें कठिनाई हो जाती है अनुसंधानकर्ता के लिए, ठीक है। तो एक चीज़ पे वो टिके नहीं रह सकते हैं, है ना, निदर्शन एक चीज़ पे जाहिर सी बात है टिका नहीं रहना, क्योंकि भाई हो सकता है कोई और डेटा मिल जाए कहीं से, तो हमें उस डेटा के बारे में जानना पड़ जाता है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर दोष पाए जाते हैं। तो ये 5 टाइप के मैंने दोष बताए हैं, ध्यान रखना। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से बताइए निदर्शन का दोष नहीं है या दोष पाया जाता है। पक्षपात अधिक होगा, पहला काम। दूसरा काम, निदर्शन में कठिनाई होती है। तीसरा काम, विशेष ज्ञान की आवश्यकता, विशेष ज्ञान केवल लिमिटेड है, यही रीज़न है कि विशेष ज्ञान की आवश्यकता भी यहाँ पर दोष पाया गया। और निदर्शन की गैर संभाविता ये भी पाई गई है, और निदर्शन का कायम रहना में भी कठिनाई होती है, टिका रहना यहाँ पर इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये 5 टाइप के आपके दोष थे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, यहीं से आपकी लड़ाई स्टार्ट है। आपकी लड़ाई यहीं से स्टार्ट है। बेसिकली एनटीए यूजीसी नेट बार बार प्रश्न ये पूछा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संभावित है और कौन सा गैर संभावित है, ये बार बार प्रश्न उठाया है वहाँ से, ठीक है। तो इसी पर आप लोग थोड़ा सा फोकस करिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग इसको समझिएगा। तो ध्यान से सुनिएगा,
तो जो ये देखिए, एक है आपका रैंडम सैम्पलिंग, इसी रैंडम को ही बोला जाता है संभावना या संभावित, या आप इसे कह सकते हो संभाव्य भी बोल सकते हो, ठीक है, इसे संभाव्य भी बोल सकते हो। जहाँ कहीं रैंडम, रैंडम का मतलब होता है यादृच्छिक, रैंडम का मतलब होता है यादृच्छिक, और जहाँ कहीं यादृच्छिक का मतलब हो गया विधि, यादृच्छिक का मतलब हो गया विधि, जहाँ कहीं विधि का प्रयोग किया जाए वह कहलाता है आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और जहाँ कहीं विधि का, जहाँ कहीं विधि का प्रयोग ना करके अपने मन मर्जी से कोई सैंपल करते हो या चुनते हो, वह कहलाता है आपका गैर संभावित न्याय दर्श। ये बात आपको ध्यान रखना है। दो बातें मैंने बताई है, इन दोनों के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े फिर इसी क्रम में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों को, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी एग्ज़ाम में जैसे प्रश्न बनता है, प्रश्न ये बनता है कि शोध में समष्टि, अब ध्यान समझिएगा मेरी बात को, शोध में जो समष्टि का ज्ञान है वो पैरामीटर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रही है भाई, बताइए ज़रा। सुनीता मैम, पैरामीटर है, जब कभी भी शोध करोगे वो पैरामीटर होगा। बात सत्य है, ये 100% 10% सही है, 110% सही है ये बात, कि जो शोध होगा, जितनी जो जनसंख्या है समिष्ट, ये 100 लोग या 100 लोग, 1000 लोग, ये क्या है, ये पैरामीटर के रूप में जानते हैं। तो जो बेस्ट होगा, जिनमें से 100 में से आपने निकाला है 10 लोगों को, वो क्या होगा, वो क्या है, वो बेस्ट संगत सूचना करता है, तो किस रूप में आएगा, यही समझ लीजिए। तो यहाँ से आपका ये टॉपिक भी 1 नंबर का प्रश्न बनाया गया था, ठीक है। यहाँ से यूजीसी में 2 नंबर का प्रश्न बनाया गया था, एक प्रश्न होता है 2 नंबर का होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अब यहाँ से मैंने अगर आपसे कहा कि मान लीजिए 100 लोग हैं, अब ध्यान समझिएगा, इन 100 लोग में से इनको बोलते हैं हम लोग पैरामीटर के अंतर्गत जनसंख्या समिष्ट भी बोलते हैं, इन्हीं को समग्र भी बोलते हैं, इन्हीं को जनसंख्या बोलते हैं। इस बात से तो आप सभी लोग जानकार हैं, रूबरू हैं इसके बारे में। इनमें से मैंने 10 लोगों को निकाल लिया, और यही 10 लोग के बारे में भी आप लोग जानते हैं, ये इकाई है, न्यायदर्श है, प्रतिदर्श है, बेस्टी है, ये भी आप जानते हैं। इसी को प्रतिदर्श के रूप में जाना जाता है, प्रतिचयन के रूप में भी जाना जाता है, न्यायदर्श के रूप में जाना जाता है, ठीक है, सैंपल के रूप में जाना जाता है। हम काम करते हैं रिसर्च इन्हीं 10 लोगों पर, हम रिसर्च करते हैं इन्हीं 10 लोगों पर। तो रिसर्च जब होता है तो वो निष्कर्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है। जब आप रिसर्च करते हैं तो कोई निष्कर्ष का ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो उस ज्ञान प्राप्त करने के दौरान इस निष्कर्ष से, इस रिसर्च से, इस शोध से जो आपने निष्कर्ष ज्ञान प्राप्त किया है, वह सांख्यिकी कहलाया है आपका। क्या कहलाया है आपका? सांख्यिकी कहलाया है। ये चीज़ आपका यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर हुआ है। दूसरी पॉइंट ध्यान से सुनिए, मैंने कहा ये 100 लोग हैं, इन 100 लोगों में से आपको ये पता है सारी बातें यही सिमिलर है। 10 लोगों को निकाला, यही बात सिमिलर है। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, 10 लोगों को आपने निकाला, यहाँ पर ये सिमिलर है। लेकिन अब आपको यहाँ पर जो है, इन्हीं 10 लोगों पर ही अगर आपने निष्कर्ष निकालना शुरू कर दिया है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पर आपने 10 लोगों पर जो निष्कर्ष ज्ञान के रूप में निकालना शुरू कर दिया है, वह कहलाया है आपका पैरामीटर के रूप में, आपका वो पैरामीटर के रूप में। तो पैरामीटर के रूप में ये कहलाया आपका, और ये पैरामीटर हुआ। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ जब आपने टोटल, यहाँ जब आपने 10 लोगों पर किया है निष्कर्ष के ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वह सांख्यिकी होगा आपका, और वही सांख्यिकी आपका क्या कहलाएगा? नॉन पैरामीटर कहलाएगा। सांख्यिकी ज्ञान आपका क्या कहलाएगा? नॉन पैरामीटर कहलाएगा। तो नॉन पैरामीटर में आपने 10 लोगों को लिया, और जब कभी भी आपने पूरे के पूरे ले लिए, सॉरी यहाँ पे मैंने 10 लोगों को ले लिया था ना, 10 लोगों को नहीं, पूरे के पूरे ले लो, पूरे का पूरा ले लिया हमने, 100 का 100 ले लिया, 100 के 100 की रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो निकाला है सैंपल में भी 100 लोगों का ही पूरा का पूरा उठा लिया, सभी लोगों को। तो ये जो कहलाया है, ये आपका क्या कहलाया है? पैरामीटर कहलाया है। ये बात ध्यान रखना, ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर है। मेरी बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। मान लीजिए आपने 82 लोगों को लिया, और ये 82 के 82 लोगों पर आप कर रहे हो, तो ये पैरामीटर हो जाएगा।
और जब आपने 100 में से 10 लोगों को लिया है वो सांख्यिकीय कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि शोध में समिष्ट से प्राप्त ज्ञान को पैरामीटर कहते हैं। मतलब समिष्ट ज्ञान को हम पैरामीटर कहते हैं। देखो यहाँ से देखो, इस समिष्ट ज्ञान को हमने पैरामीटर, क्योंकि पैरामीटर यहीं से निकल रहा है ना, प्राचल पैरामीटर यहीं से निकल रहा है, 82 को 82 से ही, तो पैरामीटर ये हो गया, ये पैरामीटर है। और आपने जब यहाँ से 100 में से 10 लोगों को लिया है और इसके शोध पे निष्कर्ष निकाले हो तो ये सांख्यिकी हो गया, ये सांख्यिकी डाटा है, स्टैटिक्स है। बात समझ में इतनी आई? क्लियर कर दीजिए। अगर इतना समझ में आ गया तो बोलिए, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। इतनी बात समझ में आई तो बोलिए, नहीं तो अगर खिचड़ी हो गई है तो फिर से बता दूँ। अगर बताइए, अगर नहीं समझ में आया, अगर खिचड़ी हो गया है तो फिर से बता दूँ। बोलिए शर्माइए मत, ये सही समय है, ठीक है, ये बहुत सही समय है आप लोगों के लिए, ठीक है। बोलिए, फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। चलिए ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनिए। मैंने कहा यहाँ पर 100 लोग हैं। अब इन 100 लोगों को मैं क्या बोलता हूँ? आप लोग भी बोलते हो वही बात, कहते हो कि सर ये समिष्ट हैं, ये समग्र हैं, ये जनसंख्या वाले हैं, ये पॉपुलेशन है, ये आप कहते हो। और मैंने कहा इसमें से 35 स्टूडेंट, मतलब मान लीजिए किसी विद्यालय में गए, वहाँ पर रिसर्च करने गए हो और वहाँ पे कुल टोटल 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों में से आपने निकाल लिया 35 बच्चे। ये आपने निकाला 35 बच्चे। अब ये जो 35 बच्चे निकाले हो, इस 35 बच्चे को हम कहते हैं सैंपल कहते हैं, न्यायदर्श कहते हैं, बेस्ट कहते हैं, इकाई कहते हैं, प्रतिदर्श कहते हैं, न्यायदर्श कहते हैं और प्रतिचयन कहते हैं। तो ये आपने 35 बच्चों पर ये सारा चीज़ किया। अब इन 35 बच्चों पर, 35 बच्चों पर निष्कर्ष ज्ञान के आधार पर आपने क्या किया है भाई? सांख्यिकीय के रूप में जाना है। इसको किस रूप में जाना है? इसको हम बोलते हैं सांख्यिकी रूप में काम कर रहे हैं, स्टैटिक्स के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये आपका सांख्यिकीय रूप में हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट, नीचे मैंने फिर 100 बच्चों को लिया, एक और पैरामीटर मैं ले रहा हूँ। दूसरे विद्यालय में गया और वहाँ पर मैंने दूसरे विद्यालय में 100 लोगों को लिया। मैंने कहा कि भाई अब इकट्ठा समस्या का समाधान करूँगा। मैंने 100 का 100 ले लिया, पूरे के पूरे ले लिए और ठीक वही प्रोसीजर चलेंगे। इसी 100 को भी वही बोला जाता है, बेस्ट बोला जाएगा, समग्र बोला जाएगा, जनसंख्या बोली जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये बेस्ट नहीं बोला जाएगा, ये बेस्ट नहीं बोला जाएगा, क्योंकि मैंने 100 को 100 ले लिया। और जब 100 को 100 ले लिया तो ये जनसंख्या पर ही मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं जनसंख्या पर ही रिसर्च कर रहा हूँ, मैं समिष्ट पर रिसर्च कर रहा हूँ। जो समिष्ट पर रिसर्च होता है उसे क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। और मेरा प्रश्न यही था कि समिष्ट से प्राप्त ज्ञान पैरामीटर होता है, तो समिष्ट पर मैंने कह दिया पैरामीटर होता है। ये बात तो सत्य हो गया, ये प्रश्न कह रहा था। और फिर मैंने कहा कि तो बताइए व्यक्ति संगत सूचना क्या कहलाएगी? तो व्यक्ति संगत सूचना कहलाएगी सांख्यिकी। क्या कहलाएगी आपकी? वो सांख्यिकी कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर वाले में मैंने सांख्यिकी बताया था। अब समझ में आ गया होगा आई थिंक। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इस बार इस वीडियो को दोबारा से देख लेना आप लोग, है ना। एक बार दोबारा से इसको देख लेना, इस वीडियो को, तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो ये था आप लोगों का न्यायदर्श, ठीक है। प्रश्न बनता है न्यायदर्श त्रुटि को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? न्यायदर्श की त्रुटि को कम करने के लिए आप बताइए क्या करेंगे? न्यायदर्श त्रुटि को दूर कैसे करेंगे आप? न्यायदर्श के आकार में वृद्धि करेंगे कि न्यायदर्श के आकार में कमी करेंगे कि दोनों करेंगे, उनमें से कोई नहीं करेंगे? बताइए क्या करेंगे आप? न्यायदर्श में अगर त्रुटि आ गई तो क्या करेंगे आप? बताइए। आकार में त्रुटि हो जाएगी तभी नहीं वृद्धि होगी भाई। न्यायदर्श को कम करने के लिए या न्यायदर्श को त्रुटि करने के लिए, दूर करने के लिए आप ऐसे में क्या करेंगे? आकार में वृद्धि करेंगे। त्रुटि अगर कम करना है तो आपको क्या करेंगे? आकार में वृद्धि कर देंगे कि आकार में कमी कर देंगे कि ए भी करेंगे? बताइए। आकार में कमी कर देंगे, ओके। और कोई बच्चा? आकार में कमी भाई आया है जवाब इनका। और किसी का? त्रुटि कम करना है तो शाबाश, बोलिए। अरे कैसे साहब, वृद्धि हो जाएगी तो और समस्याएं बढ़ सकती हैं। क्या समस्याएं निकलेगी? अच्छा, एक दूसरे की विपरीत हो जाएगी, इस वजह से कम हो जाएगी। नहीं, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, मेरी एक बात आप ध्यान सुन लीजिए तो आप शायद समझ में अच्छे से आएगा। चलिए एक और मैं यहाँ से ऊपर चलता, थोड़ा सा दूसरा पेज लेता हूँ, बात को समझिएगा अच्छे से। यहाँ से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पे 100 लोग हैं,
समझिएगा अच्छे से। इन 100 लोगों के बाद मैंने क्या किया, इन 100 लोगों में आपको, आप देखिए, मान लीजिए सपोज कोई एग्जांपल मैं देता हूँ एक, मान लीजिए कोई विद्यालय में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन पर आपको कोई एक वो मिल गया है, जैसे कोई इवेंट मिल गया है, प्रतियोगिता मिल गई है, उस इवेंट को अब आपको लेके जाना। तो इस विद्यालय में 100 बच्चे में से तो ज़रूरी नहीं कि सभी के सभी अच्छे बच्चे होंगे, हो सकते हैं भाई 90 बच्चे बुरे हों, 10 बच्चे सही हों। ऐसा भी हो सकता है कि 90 बच्चे सही हों और 10 बच्चे बुरे हों। तो आप मुझे ज़रा बताइए, तो ये जो इसमें से 100 में से हैंगे, बुरे तो पूरे लेके जाओगे नहीं, और अगर आप पूरे 90 लेके जाओगे नहीं, और चलो अच्छा 90 में से भी अगर आपने 90 में से अगर आपने किसी को लेके जाना भी चाह रहे हो, तो इसी में से तो, और इन बच्चों को नहीं लेके जा रहे हो जो बुरे बच्चे हैं, तो आप यहाँ पर भेदभाव कर देंगे। और एक टीचर के लिए ये अच्छा नहीं है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए भी अच्छा नहीं है कि भेदभाव करे, कि हम बुरे लोगों को ना लेके जाएं, 90 लोगों को लेके जाएं। ये भी नहीं होना चाहिए भाई, आप एक सोशल वर्कर हैं। तो ऐसे में तो बड़ी कन्फ्यूज़न है आपको। तो ऐसे कंडीशन पर आप इसको क्या करेंगे, पक्षपात रहित कोई एक ऐसी चीज़ें करेंगे, एक ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जहाँ पर आप रैंडम का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर आप रैंडम का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर जो रैंडम यूज़ करते हो, तो आपने को जैसे पासा हो गया, टॉस हो गया, ये विधि यूज़ करेंगे। अभी मैं बताऊंगा ये सब क्या विधियां हैं, कैसे कैसे यूज की जाती हैं। तो इन विधि के माध्यम से इसमें से चुनाव करेंगे। तो भले चाहे 2 ही बच्चे उसमें बुरे आए, चाहे 5 ही बच्चे बुरे आए, चाहे 7 आए, चाहे 10 के 10 आ जाए, तो फिर आपको उसी हिसाब से ले लेना, क्योंकि आपने उसमें टेक्निक लगाया है, ठीक है। और ऐसा होगा नहीं, मुझे जहाँ तक उम्मीद है ऐसा होता ही नहीं है। पहली बात, ऐसा होता नहीं कि 10 के 10 वहाँ पर आएंगे। हाँ, 1-2 जरूर जाएंगे, 1-2 ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पर पर्ची के माध्यम से काम करेंगे। तो विभिन्न प्रकार की जो विधियाँ हैं, ऐसी विधियों का आप प्रयोग करते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर तो हमें निष्कर्ष त्रुटि या न्यायदर्श त्रुटि देखने को मिल सकती है। निष्कर्ष पर जैसे अगर मैंने कहा कि भाई 7 बच्चे अच्छे आ गए, 3 बच्चे बुरे आ गए, तो यहाँ पर जो त्रुटि हुई है वो निष्कर्ष में हुई है, निष्कर्ष में त्रुटि हुई है, ठीक है। तो निष्कर्ष जितना अगर आप न्यायदर्श के आकार को कम करेंगे, तो त्रुटियां हो सकती हैं आप लोगों को, कैसा हो, बढ़ सकती है या कम हो सकती है, बताइए। अगर व्यक्ति ज़्यादा मिलेंगे तो अब मुझे बता सकते हो शायद आप लोग कि अगर व्यक्ति ज़्यादा होंगे तो बताइए ज़रा यहाँ पर कि बुरे बच्चों को छांटने में या अच्छे बच्चों को छांटने में आसानी होगी या कमी होगी, ये मतलब या कठिनाई होगी ऐसी कंडीशन पर। देखो मैं बताऊं, न्यायदर्श के आकार के बदलाव यानी बढ़ोतरी, ध्यान से मेरी बात सुनो, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चुनेंगे उतना ही न्यायदर्श प्रतिक्रिया विश्वसनीय बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, आकार में वृद्धि अगर आप करेंगे तो यहाँ पर न्यायदर्श त्रुटि को दूरी हम कम कर सकते हैं, ठीक है भाई। किसी बच्चे ने कहा था कि आकार की वृद्धि, उसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर, जो भी था, ऑप्शन मैंने दिया ही नहीं था, उसने बोला था बच्चे ने, तो सही जवाब दिया उन्होंने, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है भाई, इतनी बात। तो ये त्रुटि के बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अब अपने टॉपिक पर। अब यहाँ पर देखिए जरा, तो इसके अंतर्गत संभावित न्यायदर्श होता क्या है। संभावित न्यायदर्श में ये कुछ टाइप होते हैं, देखिए आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप लोग अच्छे से समझिएगा तभी आप कर पाएंगे। देखिए यह एक प्रकार से अगर मैं बोलूँ तो सरल दैव बोलते हैं इसको, इंग्लिश में कहा जाता है सैंपल रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है इसको। अस्तरीय दैव निदर्शन इसको बोला जाता है इंग्लिश में सर्टिस्फाइड, अच्छा स्टैटिस्फाइड, हाँ स्टैटिस्फाइड रैंडम सैंपल बोला जाता है इसको। अस्तरीकरण या अस्तरीकृत यादृच्छिक न्यायदर्श बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना, इसमें से आप लोगों को एलिमेंट करना पड़ेगा, है ना। और थर्ड आपको मिलेगा व्यवस्थित, और व्यवस्थित का मतलब होता है सिस्टमेटिक न्यायदर्श। और एक होता है बहुचरणीय या बहुस्तरीय के बारे में अगर आपसे बात किया जाए तो मल्टी लेवल पर बात किया जाता है। तो मल्टी लेवल सैंपलिंग जो होता है ये भी आपका किस में आएगा, संभावित में ही आएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। और नंबर 5 आता है गुच्छ, और गुच्छ को इंग्लिश में कहा जाता है क्षेत्र भी, हिंदी में क्षेत्र बोला जाता है इसको, एक और नाम, और इंग्लिश में इसको एरिया कहा जाता है, क्लस्टर बोला जाता है, एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग। यहाँ से प्रश्न 2 नंबर का आना तय है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 मैंने यहाँ पर बताए हैं, ये चीज़ें याद होनी चाहिए आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आना तय है, ये आपका इसके अंतर्गत आता है, ठीक है भाई। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। और दूसरा पॉइंट, अच्छा देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा विधियाँ वगैरह आप लोग देख रहे होंगे।
सैंपल में होता क्या क्या है, अगर मैं अब आपसे बात करना चल रहा हूँ एक एक करके, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पर जब आपने जहाँ पर सभी को चुने जाने की संभावना बराबर बराबर की होती है, तो वह क्या होता है आपका, कौन सा सैंपल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। जहाँ पर सभी को बराबर बराबर चुने जाने की संभावना बन रही है, कहीं कोई भेदभाव वगैरह नहीं बन रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, संभाव्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसी संभाव्य में ही कुछ विधियां यूज़ की जाती हैं। वो विधि कौन कौन सी है, तो आप ध्यान से रखिएगा, ये विधि से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। लॉटरी विधि होती है, टिपेट प्रणाली विधि होती है, कार्ड प्रणाली होती है, ग्रिड प्रणाली होती है, और पासा होता है, टॉस होता है, लकी ड्रॉ होता है, फिश बॉल ड्रा भी होता है। इतनी सारी विधियों के बारे में आप लोगों को जानना है। यहाँ पर लॉटरी में क्या होता है, देखिए आप लोगों को ये पता होगा लॉटरी विधि के बारे में। लॉटरी विधि किसी तथ्यों और इकाइयों के नाम या कोड के संख्या पर एक पर्ची पर लिखकर किसी डिब्बे में डाल दिया जाता है। मान लीजिए आपने किसी तथ्य या किसी इकाई का नाम लिख दिया हो या कोई कोड लिख दिया हो और उसको एक पर्ची में आपने डाल दिया। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड रखना आप लोग, है ना, बैटरी स्लो हो गई है इसका। ठीक है, कर रहा हूँ लॉटरी के बारे में। लॉटरी में क्या होता है आपको ध्यान रखना होगा। लॉटरी में ध्यान से समझिए मेरी बात को, जब कभी किसी इकाई हो या कोई यूनिट हो, यूनिट का मतलब 10 लोगों को निकाला, वही यूनिट है 10 लोगों का निकालने वाला। ठीक है भाई, या कोई तथ्य, तथ्य का मतलब कोई फैक्ट, उसी पर आपने उसका व्यक्ति का नाम लिख दिया होगा, शायद आपने कोई कोड लिख दिया होगा, तो उसको एक डब्बे में आपने क्या कर दिया, उसको बॉक्स में डाल दिया, और बॉक्स को ठीक तरीके से आपने उसको हिला दिया डालकर। ठीक है, और उसके बाद उसे कहेंगे आंख बंद करके निकालो, उसे कहेंगे उस पर्ची को आंख बंद करके निकालेगा। तो जितनी इकाई या जितनी इकाई होगी, जितने यूनिट्स होंगे, उतने पर्ची में नाम भी होंगे, उतने पर्ची भी होंगे, उन सब का निकालेगा एक व्यक्ति। और निकालने के बाद उसको जो नंबर आपने लिखा है या जो नाम लिखा है वो आप देखेंगे, उसी हिसाब से उस बच्चे का चुनाव करेगा। जो नाम निकलेगा या जो नंबर निकलेगा उस व्यक्ति का आप चुनाव कर लेंगे, वही कहलाती है आपकी लॉटरी विधि। और यही चीज़ आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो देखो, क्रम नाम दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, नाम दिया गया, पर्चियाँ बना देते हैं, उसके बाद बर्तन या जार में डाल देते हैं। ये सारी पूरी कहानी लिखी हुई है इसमें। तो ये सिंपल सी बात है, आप इसको यहाँ पर चुनाव इसका कर सकते हैं। क्लियर हो गया इतनी बात? हाँ, ये चीज़ आप समझ गए। अब देखिए कार्ड, एक कार्ड प्रणाली होती है। अब ये कार्ड प्रणाली क्या होती है, देखो इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसके अंतर्गत देखो यहाँ पे रंग के कार्ड का समग्र इकाई होती है। ठीक है, इसमें रंग पर समग्र जो जितने बच्चे हो, टोटल सारे बच्चों का रंगों के कार्ड पर उन बच्चों की इकाई का नाम से अंकित किया जाता है, मतलब कलर होगा यहाँ पर। और फिर उन्हें एक बड़े ड्रम में डालकर जोर से हिला दिया जाता है, और उसके बाद उस ड्रम का एक कार्ड निकाल दिया जाता है, और जितनी संख्याओं का चयन करना होता है उतनी ड्रम को हिलाकर, उतनी बार ड्रम को हिलाकर उसका निकाला जाता है। तो वह एक प्रकार से यहाँ पर केवल एक काम चेंज हुआ है। वो काम ये है कि यहाँ पे कलर होगा, कलर के कार्ड होंगे, बस यहाँ पर यही चेंज हो गया। बेसिक जो है लॉटरी से ही रिलेटेड है। ठीक है, लॉटरी से ही ये रिलेटेड है। अब आप देखिए टिकट प्रणाली। ठीक है, टिकट प्रणाली क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टिकट प्रणाली। इसी को बेसिकली एक और नाम जाना जाता है, इसको रेंडंग होता है जी। हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, नहीं डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, आप थोड़ा समझ जाएंगे तभी। देखो समझो कैसे, इसको समझा कैसे जाता है, पहले समझ जाइए। देखो टिकट प्रणाली क्या होता है, ये अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था क्या नाम था, LHC नाम था, LHC नाम था उनका, LHC टिकट प्रणाली इन्होंने दिया था। और बता दूं मैं आपको, इसमें जो इन्होंने दिया था तो कुल टोटल 10,400 इन्होंने नंबर दिए थे। अच्छा, यही है टिकट प्रोफेसर टिकट प्रणाली, वही नाम आप कह सकते हैं, LHC टिकट, इनका नाम है पूरा, प्रोफेसर LHC टिकट इनका पूरा नाम है। 1929 में दिया, अपने नाम पर ही रख लिया था इनका। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, 1927 में, 1927 में। और ये टोटल जो है 10,400 थी, इसमें संख्याएं होंगी, नंबर होंगे। इसकी एक सूची बनाया इसने, ये इसकी एक सूची बनाया, और उसमें हर में प्रत्येक नंबर रखे, 4 अंक रखे गए थे, और वो अंक क्रम से नहीं थे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 4 नंबर बनाए गए, जैसे यह क्रम से नहीं थे। ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने 5 नंबर देख रहा हूँ, अच्छा सब में 5 नंबर कर दिया गया है। ठीक है भाई, चलो आप 5 नंबर भी यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे 4 नंबर थे आई थिंक,
ठीक है। आई थिंक 4 नंबर ही थे, आई थिंक नहीं, सही है 4 नंबर ही थे, लेकिन यहाँ पर 5 नंबर दिए गए हैं, तो इससे कोई मैटर नहीं करता, डजेंट मैटर, ठीक है, कोई मैटर नहीं है ये। तो बेसिकली यहाँ पर आप ध्यान रखें कि ऐसे 5 अंक रखे गए थे, ऐसे 5 अंक। तो ये देख रहे हैं 5 अंक ना, 1 2 3 4 5 अंक, ठीक है, और वह क्रम में नहीं रखे गए थे, ठीक है, तो नंबर किसी भी अंक में थे, किसी भी तरीके से। तो मान ली अब ऐसे ही नंबर, ऐसे जो नंबर आप देख रहे हैं, ये नंबर जानते हैं कितने थे? ये नंबर थे 10,400। ये नंबर देख रहे हैं ना, ये 10,400 थे। अब यहाँ पर स्क्रीन पर अगर मैं 10,400 लेकर आऊँगा तो पूरा तो यही एक PDF ही बन जाएगी, है ना, इसका अच्छी खासी लंबी चौड़ी। तो ये 10,400 थे, ये 10,400 थे, ये ध्यान रखना आप लोग। अब इनमें से क्या हुआ कि जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी, सॉरी यार, इसमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 हो जाएगी, है ना। तो जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी वो कितनी है? 9,900, कितना होगा भाई? 9,09,999 होगा ना। हाँ 9 लाख, हाँ बड़ी संख्या 9, ये छोटी संख्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये सबसे बड़ी संख्या होती है भाई। ये सबसे छोटी संख्या ये होती है भाई, सबसे छोटी संख्या ये होती है, ये होती है, ये देखो मैंने लिखा है 1 लाख। 5 चाहिए 6 हो गया भाई, 6 शून्य नहीं होंगे, 5 इसमें 5। देखिए तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी 9,999 होती है, आप जानते होंगे। मेरी बात तो ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिए, तभी तो समझ पाएंगे टिपिट प्रणाली, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो ये ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ी जो जनसंख्या होती है 5 अंकों की, वो 9,09,999 होती है, ठीक है। तो ऐसे में जब आप इनका योग करें तो देखो कितना आता है, 18, और ये टोटल हो जाएगा भाई 45, है ना। इसका योग करेंगे तो हाँ 45 हो जाएगा, हाँ 45 हो जाएगा। तो आप ध्यान देना कि जब योग करने पर 45 आए, या किसी भी समूह में अधिकतम संख्या अगर कोई होगी, तो बताइए जरा वो 45 ही होगा कि नहीं होगा? अगर अधिकतम कोई संख्या इनमें से कोई जोड़िए, देखिए कितना आता है, 4 2 6, 6 1 7, 7 और 6 कितना होता है, 7 6 भाई कितना होता है, 13, 13 और 6 20, 20 नंबर का बच्चे का चुनाव हो गया। अब ये 20 नंबर के बच्चे का चुनाव हो गया, तो सबसे अधिकतम बच्चे की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 वाला हो जाएगा। और यहाँ पर 20 नंबर के बच्चे का चुनाव हुआ। अच्छा ये हुआ कैसे चुनाव, जानते हैं आप लोग? ये चुनाव कैसे हुआ? चुनाव, ये बच्चा क्या करता है, आंख बंद करके ये ऐसे उंगली फेरता है, ऐसे उंगली फेरता है, और जिस पे आंख बंद करके जो उंगली है जिस नंबर पे रख दिया उसका चुनाव हो जाएगा। अब मैंने इस पे मान लीजिए उंगली रख दिया है, तो 2 और 4 6 हो जाएगा, और 8 6 14 हो जाएंगे, 14 3 17, तो 17 नंबर के बच्चे का चुनाव हो गया। तो इसको हमने निकाल लिया, इस बच्चे को हमने चुन लिया है। तो ये टिपिट प्रणाली है, ठीक है। इसको हमने ऐसे ऐड करते हैं। फिर हमने यहाँ से दूसरे नंबर का भी चुनाव किया, फिर हमने ऐसे घुमाया उंगली, फिर उसके बाद हमने इस पर रख दिया हाथ, ठीक है, उंगली रख दिया, फिर मैंने इसका चुनाव करना है। 7 5 12, 12 4 16, 16 नंबर के बच्चे जो है चुनाव कर लिया हमने। देख रहे कहीं मैच हो रहा है सिमिलर, कहीं इससे मैच हो रहा है, कहीं किसी से मैच नहीं होगा। हेलो, कहीं किसी से मैच नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं ना। जिस संख्या का नंबर जो मान लीजिए 16वें नंबर पर है, उस व्यक्ति का चुनाव कर लिया गया है, उसका चुनाव जो है संभव है। मैक्सिमम नंबर 9,09,999 आता है, तो वह बच्चा 45वें नंबर का चूज हो जाएगा। बस ये ध्यान आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए, ऐसे बच्चों का चुनाव हम करते हैं। ये टिपिट प्रणाली होती है। बताइए जरा, समझ में आया टिपिट प्रणाली? हाँ, ये है टिपिट प्रणाली, इसको हम बोलते हैं टिपिट प्रणाली जी। आसान भाषा में देखिए मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात ये आपको ध्यान रखना है कि 10,400 है, और इसका प्रतिपादन LHC ने दिया था, और इसने 10,400 नंबरों में से आपको चुनाव करना था, ठीक है। और ये भेदभाव नहीं करना है इसमें। तो आपको इस तरीके से नंबर देने होंगे बच्चों के सामने, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से नंबर बना के देंगे, और एक बच्चे से कहेंगे बेटा आप उंगली घुमाओ, तो वो उंगली आंख बंद करके घुमाएगा। अगर बाय द वे इस पे नंबर पे ये उंगली रख दिया, तो आप देखेंगे 6 2 8, 8 4 12, 12 3 16,
सॉरी 12 3 15, तो 15 नंबर के जो बच्चा होगा उसका चुनाव हो जाएगा। तो 15वें नंबर का जो बच्चा है भाई, वो कौन सा बच्चा है, उस व्यक्ति का चुनाव हम कर लेंगे, उस बच्चे का। तो यहाँ पर भेदभाव हमने नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने, जैसे हमें जैसे चाहिए थे 20 बच्चे, तो हमने 20 बच्चे को निकाल लिया है, ठीक है। या हमने चाहिए 45 बच्चे, तो 45 बच्चों को हमने निकाल लिया है। इन बच्चों में से हमें 10 ही लोगों को चुनाव करना है, तो हमने टिकट प्रणाली का प्रयोग किया इस तरीके से। तो ये नंबर जो जो आ गए उसी नंबर से हमने इसको चुनाव कर लिया। तो हमने 10 ही बच्चों को चुनाव किया। बाय द वे अगर 20 नंबर के चुनाव कर लिया होगा तो फिर तो वो गलत हो जाएगा, फिर तो उसको दोबारा से कहेंगे करने के लिए कि भाई आप दोबारा से करिए, ठीक है। हमें इतने बच्चे चुनाव ही नहीं करने हैं, और नंबर बच्चा उंगली रख दिया था 20 पे, लेकिन आप बनाओगे ही नहीं, फिर ऐसा नंबर ही नहीं बनाओगे कि 20 वाला आए वहाँ पर। आप ऐसी टिकट प्रणाली तैयार करोगे ही नहीं कि ये 20 वाला नंबर आएगा, ठीक है। वो 10 में ही इन्वॉल्व हो जाएगा, सारे के सारे हो जाएंगे 10 में ही इन्वॉल्व हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? वो सभी इसी में आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए तो आगे हम बात कर लेते हैं। देखो एक यहाँ पर देखिए नियमित अंकन प्रणाली भी होती है, एक नियमित अंकन प्रणाली भी होती है। और इस प्रणाली में सर्वप्रथम हम समस्त इकाइयों का विशेष ढंग से जो है काल व स्थान आदि के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, और उसके बाद उसको निश्चित और समग्र में कितनी इकाई है उसका चयन कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई काल के अनुसार या स्थान के अनुसार, जैसे हमने कहा नहीं, कभी कभी आपने नाम अल्फ़ाबेट लगा दिया ए, जितना भाई ए नाम से आ रहे हैं, अजय, अंजलि, ठीक है, अंकित वगैरह, इस तरीके का नाम जहाँ पर यूज़ करते हैं आप, वो अगर करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और नियमित अंकन की प्रणाली में भी अगर बात करूँ तो स्थान उसी तरीके से होता है भाई कि कौन किसका स्थान है, उस स्थान का नाम लिख लीजिए। किसी का काल का मतलब होता है वर्ष, तो वर्ष के आधार पर अगर आप करेंगे तो वह आपका नियमित अंकन होता है, उसे बोलते हैं नियमित अंकन होता है। और एक अनियमित अंकन होता है। अनियमित अंकन में देखिए यहाँ पर नीचे क्या होता है। अनियमित अंकन में इस विधि का जो प्रयोग होता है समग्र समस्त इकाइयों में, तो प्रथम और अंतिम अंक छोड़ दीजिए, जो शेष अंक बचेंगे उसका अनुसंधान करता अनियमित ढंग से उसे उतने ही निशान पर लगा देता है और उसका चुनाव कर लेता है। तो मतलब कोई नंबर दिया गया होता है, उस नियम में पहला अंक छोड़ देगा और लास्ट का अंक छोड़ देगा। जो बीच का नंबर दिए होंगे उनको आप वो क्या करेगा, प्लस कर देगा, प्लस करके जितने नंबर आते हैं उस बच्चे का चुनाव कर लेगा, ठीक है। ये हो जाता है। एक टॉस प्रणाली होती है। टॉस तो आप जानते होंगे, एक टॉस भी होता है। टॉस कर लीजिए, और जाहिर सी बात है कि अगर जो टॉस करते हैं, अगर बाय द वे मान चलिए क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, तो 5-5 का समूह बना दिया आपने, तो 5-5 लोगों का समूह बना के टॉस कर लीजिए। अगर हेड या टेल, तो अगर हेड आ गया तो जिसका हेड होगा तो उसका चुनाव कर लेना, या टेल आएगा तो उसका चुनाव कर लेना। इस तरीके से चुनाव करने ला, इसी को बोलते हैं टॉस प्रणाली। एक होता है पासा। एक क्या होता है, पासा प्रणाली होती है। पासा प्रणाली का मतलब जानते हैं क्या होता है? पासा का मतलब अगर मैं बात करूं तो इसको ना, देखो आपने देखा भी होगा पासा, लूडो वगैरह में डाइस, हाँ, तो ये इस तरीके से पासा बनाए होते हैं। और ये पासे बने होंगे कितने, 6 पासे होंगे। पासे कितने होते हैं, 6। मैं बता देता हूँ, एक बार ध्यान से सुन लीजिए इसको, पासा को। ये पासा हो गए कितने भाई, 1 2 3 4 5 हुए। ये पासा होते हैं 6, ठीक है। ये पासे 6 होते हैं। और मान लीजिए इसमें डॉट डॉट लिखा होगा, इसमें 6 डॉट हैं, ठीक है। इसमें मान लीजिए भी 6 डॉट हैं, ठीक है। इसमें सब में 6-6 डॉट हैं। बात को ध्यान से समझिएगा। पासा में इसमें भी 6 डॉट है। अरे यार ये एक्स्ट्रा आ गया, ये 6-6 डॉट हैं, 6-6 डॉट इसमें है, ठीक है। अब देख लिया आप लोगों ने 6-6 डॉट। अब ध्यान सुनिए, ये जो 6-6 डॉट है ना, ये क्रम में रख लीजिए आप। ये 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, ये 4 नंबर का है, ये 5 नंबर का है, ये 6 नंबर का है, अच्छा, ठीक है भाई। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपके पास एक डाइस है लूडो इस तरीके का, आपने लूडो की तरह डाइस को समूह में किया और ऊपर आ गया 2 नंबर। अब जब 2 नंबर आ गया ऊपर, तो आप क्या करोगे, इस 2 नंबर वाले जो व्यक्ति होगा, इस व्यक्ति का चुनाव कर लेंगे, इस व्यक्ति का 2 नंबर वाले। अगर यहाँ पे 3 आ जाता तो किसका चुनाव कर लेते, 3 नंबर वाले बच्चे का चुनाव कर लेते। तो एक पासे में केवल न केवल 6 अंक ही होते हैं, ध्यान रखना आप लोग। एक क्लास में 100 बच्चे हैं और 6-6 का आप 6-6 बच्चों का ग्रुप बनाया है, 6-6 बच्चों का ग्रुप बनाया है। तो इस बच्चे का ग्रुप का चूज़ कर लिए हैं, दूसरे बच्चे का। ये बच्चा था, ये भी बच्चा, ये भी बच्चा, ये 6-6 बच्चे हैं जो डॉट डॉट बनाया मैंने, ये 6-6 बच्चे हैं, ठीक है ना। तो 2 नंबर आया था तो हमने 6 बच्चों को चुनाव कर लिया, यहाँ पर 6 बच्चों का चुनाव कर लिया। समूह में चुनाव होता है यहाँ पर, ये बच्चे समूह में है ना, 6-6 लोग,
बताइए। तो हमने 2 नंबर का 2 नंबर का चुनाव कर लिया, तो ये पासा होता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? बोलिए, ये पासा होता है। क्लियर हुआ? बोलिए। अब ये देखिए आगे, मैं आज यहीं पर रोकता हूँ क्लास, ठीक है। सैंपल ये जो है कल, हाँ कल इसके आगे मैं यहाँ पर इसको समाप्त कर दूंगा, मापन विधि को लेकर और इसको निदर्शन को लेकर, फिर मैं कराऊंगा क्वेश्चन आप लोगों से। बोलिए, हाँ बोलिए।